इस चैनल पर वो जो दूसरी कहानी है जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं, तकरारों में पली मोहब्बत का अब आगे भाग नहीं आएगा, क्योंकि उस कहानी को अच्छा रिस्पांस भी नहीं मिला और मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आई। तो आज से यही कहानी कंटिन्यू रहेगी। एक लड़की जो दुल्हन के जोड़े में खड़ी हुई थी और उसके सामने उसका पूरा परिवार गुस्से में खड़ा हुआ था। उसमें से एक लेडी आगे आती हुई उस लड़की के कंधे को पकड़कर कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने तुम्हें कितने भरोसे से बाहर भेजा था, पर तुमने यहाँ आकर क्या किया? तुमने हमारे भरोसे का इतना भी मान नहीं रखा। चाची, कम से कम आप तो मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए। आप तो अपनी बेटी पर विश्वास कीजिए। उस लड़की ने रोते हुए अपनी चाची से कहा, लेकिन चाची ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। वह लड़की हक्की बक्की होकर अपने परिवार की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि उसके सभी परिवार के सदस्य वहां से जा रहे हैं। वह उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ भागी। अचानक से उसका पैर किसी से टकरा गया और वह गिरने लगी। उसके मुंह से चीख निकली। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। उसने अपने आप को देखा, जो कि इस वक्त नाइट सूट में थी। उस लड़की ने महसूस किया कि थोड़ी देर पहले जो भी कुछ हो रहा था वह एक सपना है। वह अपने आप को हिम्मत देते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी कि यह सपना है और बस इसे सपना ही रहने दीजिएगा, कभी हकीकत मत बनने दीजिएगा। उसने देखा कि उसके साथ उसकी बहन गायत्री भी सोई हुई थी, जो उसकी इतनी तेज चिल्लाने पर भी घोड़े बेचकर सो रही थी, जिससे उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अपनी बहन गायत्री को पूरी तरह से हिलाकर कहने लगी, आप उठ रही है या नहीं दीदी? तू जाना शिवांगी, मुझे सोने देना आराम से। शिवांगी ने वापस से गायत्री को उठाते हुए धमकी भरे लहजे से कहा, अच्छा, पूरी रात मेरी नींद खराब करके खुद इतने आराम से सो रही है। 5 मिनट में आप ना जागी तो तुम कुछ नहीं करोगी सीवी। गायत्री ने वापस से अपना मुंह तकिए में घुसा लिया, ऐसे जैसे शिवांगी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। शिवांगी घूरते हुए अपनी बहन गायत्री को देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर इंसान प्यार में इस तरह कैसे हो जाता है, जो रातों को जागता है और दिन में सोता है। कमाल का है प्यार। सीवी ने पैर ठोकते हुए कहा, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं करने वाली, तो इंतजार कीजिए। मैं अभी जीजू को फोन करके बताती हूँ कि दीदी पहले आपसे बात करती रहती है और सुबह फिर देर से उठती है। सीवी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? गायत्री लगभग चिल्लाकर बेड से उठी। उसने देखा सीवी टेबल के पास खड़ी थी और उसके हाथ में फोन था। वो बिस्तर से उठी और बेड से नीचे उतरी, लेकिन उसका पैर ब्लैंकेट में उलझ गया और वह फर्श पर जाकर गिरी और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। टेबल के पास खड़ी हुई सीवी ने जब अपनी बहन को नीचे फर्श पर गिरा हुआ देखा, तो वह भागती हुई आई और गायत्री को उठाने लगी। गायत्री शिवांगी की ओर देखकर कहने लगी, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती? तुम अपनी दीदी की शिकायत कर रही हो। सीवी ने गायत्री को संभालते हुए कहा, दीदी पहले खड़े तो हो जाइए। जो भी कहना हो बाद में कह लीजिएगा, देखने तो दीजिए कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। लेकिन शिवांगी की बातों का गायत्री पर तो मानो असर ही नहीं हो रहा था। वह अपनी ही बातों में उलझी हुई थी, अपनी बहन की बातों से इरिटेट होकर। आखिरकार शिवांगी ने कहा, सॉरी दी, मैं किसी को कॉल नहीं कर रही थी। मैं तो जस्ट आपको उठाने की कोशिश कर रही थी और बस वही फोन करने का नाटक कर रही थी, लेकिन आप तो इस तरह से उठी मानो भूचाल आ गया हो। शिवांगी ने गायत्री की उठने में मदद की और उसे वापस बेड पर बिठा दिया। गायत्री शिवांगी से कहने लगी, तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना मुझे चिढ़ाने में। कोई बात नहीं, जिस दिन तुमको प्यार होगा ना उस दिन बताऊंगी। मुझे प्यार नहीं होगा दीदी, आप तो यह भूल ही जाइए कि आप मुझे कभी परेशान भी कर पाएंगे। गायत्री ने मुस्कुराते हुए सीबी से कहा, वह तो समय बताएगा मेरी प्यारी सी बहना, क्योंकि प्यार पर किसी का बस नहीं होता है। और जब प्यार होगा ना तुझे खुद भी नहीं पता चलेगा, तो खुद को रोकेगी कैसे? शिवांगी अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ हिलाकर मना करते हुए कहने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप भी अच्छे से जानते हैं। और मैं भी इस प्यार व्यार के चक्कर में मैं तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। बहुत दर्द है इस प्यार में और इस प्यार के दर्द से तो मैं कोसों दूर रहना चाहती हूँ। गायत्री ने तुरंत कहा, सीवी, मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार में काफी ज्यादा रूल और रेगुलेशन है, लेकिन तुम उसमें हमेशा से एडजस्ट होती आई हो। लेकिन कब तक? किसी दिन तो तुम इस रूल को तोड़ोगी ना, उसी दिन का इंतजार है मुझे।
शिवांगी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो आप चाहती है कि मैं घर पर लगे हुए रूल्स को तोड़ दूं? आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती अपनी बहन पर? कम से कम मुझे तो बख्श दीजिए ना। शिवांगी के कहने पर गायत्री ने अपने कंधे उचका दिए। अपनी बहन की तरफ देखते हुए शिवांगी ने कहा, वैसे भी दीदी, मैं शहर में रहती हूँ, कभी कभार गांव जाती हूँ और उस वक्त उन्हीं के माहौल में जैसे वे सब रहते हैं वैसे ही ढल जाती हूँ। और घर पर कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नॉर्मल सब परिवार में होते हैं, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं। अच्छा अब बातें छोड़िए, बहुत टाइम हो गया है, नीचे मामी काफी देर से आवाजें लगा रही है। जल्दी से तैयार हो जाइए और आ जाइए नीचे। शिवांगी ने जल्दी से टॉपिक खत्म किया और वहां से चली गई। उसको जाते हुए पीछे से गायत्री अपने मन में ही उसके बारे में सोचकर कहने लगी, ना जाने उस वक्त क्या होगा जब तू किसी से प्यार करने लगेगी। यह सोचकर ही मैं डर जाती हूँ। क्या हंगामा होगा तुम्हारे परिवार में? सीवी क्या हैंडल कर पाएगी तू? सीवी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उस वक्त उसने व्हाइट कलर के टॉप के साथ ब्लैक कलर का जींस पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे और उसने कुछ खास मेकअप भी नहीं किया हुआ था। सिर्फ होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी, जिस पर वह काफी सुंदर लग रही थी। मामी ने जब शिवांगी को आता हुआ देखा तो वह कहने लगी, कुछ और नहीं हो सकता, कल ही गायत्री की शादी है और तुम अपने ही बहन की शादी में शामिल नहीं हो पाओगी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि तुम्हारे जाने की बात मैं गायत्री से कहूँ। सीवी ने मामी को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं दीदी से बात कर लूंगी और उन्हें समझा भी दूंगी। कल रात को ही शिवांगी के पास उसके दोस्त का मैसेज आया था। उसे जल्द से जल्द कॉलेज में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी थी और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी, जिस पर शिवांगी की साइन की ज्यादा जरूरत थी। शिवांगी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन यह उसके कॉलेज का लास्ट ईयर था और इस वक्त वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए आखिरकार उसने अपना जाने के लिए मन बना ही लिया। पर अभी तक गायत्री को इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। उसे नहीं पता था कि शिवांगी उसकी शादी में शामिल नहीं हो पाएगी। मुंबई सिटी ऐसा शहर जहाँ पर लाखों लोग अपना सपना पूरा करने आते हैं। इसी सपनों की नगरी में कदम रखा अर्जुन शेखावत ने। जैसे ही अर्जुन मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सामने काफी मीडिया वालों ने उसे घेर लिया। राघव, मीडिया के बीच एक आवाज गूंजी। एक आदमी जल्दी से भागता हुआ आ रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, पर उस आदमी ने अपने भागने पर कंट्रोल नहीं किया और सीधे ही अर्जुन से जाकर टकरा गया। राघव अर्जुन का असिस्टेंट, ड्राइवर और दोस्त सब था। अर्जुन के बारे में राघव को हर एक बात पता था, जितना अर्जुन के परिवार वालों को भी ना पता हो। राघव जब अर्जुन से टकराया तो उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छा गई। अब उसका मन कर रहा था वह इसी एयरपोर्ट पर धरती खोद ले और उसी में समा जाए। उसने अपने भागने की स्पीड को कंट्रोल कैसे नहीं किया, लेकिन इस बात से उलट अर्जुन ने बिल्कुल शांत होकर राघव से कहा, गाड़ी तैयार है? जी हाँ सर, राघव ने कहा। मीडिया वालों को एक तरफ करके अर्जुन को गाड़ी तक पहुंचाने में मदद करने लगा। तब तक अर्जुन को ऑलरेडी सिक्योरिटी ने घेर लिया था। गाड़ी मुंबई की सड़कों से चलती हुई एक कंपनी के आगे आकर रुकी। राघव कार से बाहर आया, जल्दी से अंदर गया। अर्जुन कार में ही बैठा रहा। राघव अपने हाथ में एक बहुत बड़ा बैग लेकर बाहर निकला। कार के पास पहुंचकर उसने कार की पिछली सीट पर नॉक किया। अंदर से जब शीशा खुला तो राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सर यह लेने के लिए आप यहाँ तक आए, इसके लिए तो आप मुझे भी कह सकते थे ना। कह सकता था, लेकिन तुम भी जानते हो कि मेरे भाई की शादी है और कुछ काम मुझे भी कर लेने चाहिए। अंदर मैं किसी खास रीजन से नहीं गया। अगर इंट्रोगेशन पूरी हो गई हो तो एयरपोर्ट वापस चले, दिल्ली भी जल्दी पहुंचना है। राघव के हाथों से अर्जुन ने पैकेट लिया और कार के अंदर रखकर कहा, दिल्ली भी पहुंचना है समय पर। राघव के हाथों से बैग लेकर अर्जुन ने कार के अंदर रखा। जी बॉस। राघव और अर्जुन फिर से मुंबई एयरपोर्ट पर वापस आ गए, लेकिन इस वक्त उसके वापस आने की उम्मीद किसी को नहीं थी, इसलिए कोई भी मीडिया वाला वहां नजर नहीं आ रहा था। बिना किसी प्रॉब्लम के अर्जुन एयरपोर्ट के अंदर चला गया और कुछ ही घंटों बाद वह दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे। राघव ने पहले से ही गाड़ी का इंतजाम कर दिया था। गाड़ी के आते ही वह दोनों उस गाड़ी में बैठ गए और घर की ओर रवाना हो गए। कार आकर बहुत बड़े घर के आगे रुकी। अर्जुन ने अपने घर को देखा, जो बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ था। रात होने की वजह से बाहर लगी हुई लाइटें जल रही थी। अपने घर को देखकर आज उनको एक अलग ही सुख अनुभव हो रहा था। गाड़ी अंदर पहुंची
अर्जुन गाड़ी से उतरा तो सामने अपने बड़े भाई अतुल को खड़ा पाया। बिजनेस के कारण अर्जुन को हमेशा मुंबई में ही रहना पड़ता था। कभी कभार ही वह दिल्ली आता था और आज तो उसके भाई की शादी थी तो उसका दिल्ली आना तो बनता था। दिल्ली का बिजनेस उसका बड़ा भाई अतुल देखता था। शेखावत फैमिली का बिजनेस बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था और दोनों भाई मिलकर उस बिजनेस को हैंडल कर रहे थे। अतुल खुश होकर आया और अपने भाई को गले लगाकर कहने लगा, चलो अच्छा है तुम आ गए, मुझे तो लगा था कि शादी में आओगे ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे भाई की शादी है और मैं ही ना आऊं, और आपके लिए आपका गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। अर्जुन ने अपना हाथ आगे किया जिस पर कुछ पेपर्स रखे हुए थे। अतुल ने वह पेपर लिए और उसे देखने लगा। पीछे से किसी ने अतुल के कान खींचते हुए कहने लगी, बेवकूफ रहोगे तुम दोनों भाई, कम से कम अंदर आकर तो बात कर लो, या फिर घर के चौखट पर ही तुम दोनों को बात करनी है। माँ कान तो छोड़ो, अब तो मेरी शादी होने वाली है, कम से कम अब तो मुझे बख्श दो। क्या सोचेगी आपकी बहू मेरे बारे में, क्या सोचेंगे भाभी, यही कि आप अभी भी छोटे से बच्चे हैं जो माँ की डांट खाते हैं। अर्जुन हंसता हुआ कहने लगा, चलो चलो अंदर चलो, बहुत हो गई मस्ती मजाक। मिसेस शेखावत अतुल और अर्जुन को अंदर जाने का कहने लगी। दूसरी तरफ गायत्री के घर पर गायत्री अपना मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। शिवांगी उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गायत्री थी कि शिवांगी की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। दीदी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी आपकी शादी में रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा जाना जरूरी है, वरना मैं किसी और से कहकर यह काम जरूर करवा देती। कान पकड़कर अपनी बहन गायत्री को मनाने की कोशिश करते हुए शिवांगी ने कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी, अब शादी में मेरी तरफ से कोई नहीं। गायत्री ने कहा, किसने कहा कि आपकी तरफ से कोई नहीं है दीदी, हम है ना, पीछे से किसी ने कहा। जब शिवांगी और गायत्री ने दरवाजे की ओर देखा तो वहां पर अनामिका खड़ी हुई थी। अनामिका गायत्री के मामा की बेटी। अनामिका को देखकर शिवांगी खुशी से जाकर अनामिका के गले लग गई और फिर दूर होकर कहने लगी, थैंक यू सो मच दीदी, आपका यहाँ आने के लिए, कम से कम अब दीदी को अकेला महसूस नहीं होगा, और अतुल जीजू के साथ झगड़ा करने के लिए आप उनका साथ पूरी तरह से देंगे। और फिर गायत्री की ओर देखकर बोली, दीदी अब तो प्लीज मान जाइए, मुझे आज ही जाना है मुंबई, ताकि मैं कल समय पर कॉलेज पहुंच जाऊं। गायत्री अभी भी नहीं मानी थी, लेकिन अनामिका और शिवांगी ने कैसे भी करके गायत्री को मना लिया। शिवांगी ने पहले से ही अपना सामान पैक कर रखा था और उसने अपना सूटकेस लिया और मामा के साथ एयरपोर्ट पर चली गई। एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद मामा जी घर वापस आ गए। कुछ ही देर में शिवांगी दिल्ली से मुंबई पहुंच गई। वह सीधे अपने पीजी गई जहां पर अभी गेट बंद था। शिवांगी ने अपना फोन निकाला और अपने दोस्तों को कॉल करने लगी। अंदर कमरे में बेड पर चादर तान कर दो लड़कियां सो रही थी। जब उन्होंने फोन की आवाज सुनी तो उसमें से एक ने फोन उठाया और नींद में ही बोली, कौन है, अरे बेवकूफ लड़कियों, इतनी गहरी नींद में भला क्यों सोने लगी, तुम्हें पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, जल्दी आओ और आकर दरवाजा खोलो। गुस्से से शिवांगी ने कहा। रागनी जल्दी से उठी और जाकर उसने दरवाजा खोला तो सामने शिवांगी को देखा। रागनी ने कसकर शिवांगी को गले से लगा लिया, हालांकि उसकी आंखें अभी भी नींद की वजह से पूरी तरह से खुली नहीं थी। शिवांगी ने धीरे से रागनी के बालों को पकड़ा और जोर से खींचकर कहा, थैंक यू दरवाजा खोलने के लिए। औच, यह कौन सा तरीका है, रागनी ने अपने बाल को पकड़ते हुए कहा, यह मेरा तरीका है, कम से कम अब तुम नींद से तो जाग गई। हंसते हुए शिवांगी ने रागनी से कहा। रागनी ने मुंह बनाकर कहा, चल अंदर चल, हद होती है। आते ही शरारतें शुरू कर दी। उसने शिवांगी का सूटकेस पकड़ा, दोनों अंदर आ गई। अंदर आकर देखा कि उनकी एक और सहेली अभी भी सो रही थी, लेकिन उन दोनों ने उसे नहीं उठाया। भूख लगी है तो बताओ, कुछ बना दूं? रागनी ने शिवांगी से कहा। नहीं, भूख नहीं है, सो जाओ, मैं भी सोने ही वाली हूँ, वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ, सुबह कॉलेज भी जाना है। वैसे तुम आ गई, दीदी नाराज नहीं हुई क्या? रागनी ने पूछा। हुई तो थी, लेकिन मना लिया मैंने, और वैसे भी अनामिका दी है ना, वहां पर सब हैंडल कर लेंगे। बेड पर बैठते हुए शिवांगी ने कहा, हाँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं जा रही, मुझे अपने जॉब पर जाना है, क्योंकि मैंने पहले से ही असाइनमेंट और डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिए हैं, तुम्हारे और नैना के ही बाकी है, तुम दोनों दे देना अपने अपने। अगले दिन नैना और शिवांगी दोनों कॉलेज चली गई।
और जल्दी जल्दी अपने असाइनमेंट और डॉक्यूमेंट भी दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें 2 से 3 घंटे कॉलेज में ही लग चुके थे। रागनी अपने जॉब पर थी। 2 से 3 घंटे के बाद जब वह वापस से अपने पीजी आई, तो नैना भी अपनी कंपनी चली गई, क्योंकि उसने हाफ डे की छुट्टी ले रखी थी। अब उस पूरे घर में शिवांगी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। शिवांगी अपनी नींद पूरी करने के लिए सो गई। दूसरी तरफ दिल्ली में गायत्री को अनामिका तैयार कर रही थी। गायत्री जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो उसने अनामिका को भी तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि बारात आने का हो चुका था। अनामिका भी तैयार होने चली गई और कुछ ही देर में बारात मैरिज पैलेस पर आ गई। काफी ज्यादा पटाखों की आवाज आ रही थी और साथ ही साथ बैंड बाजों की भी। अनामिका तैयार होकर दौड़ते हुए खिड़की के पास गई, जहां से बारात अच्छे से दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में दुल्हन को नीचे बुला लिया गया। साथ में अनामिका भी गायत्री के साथ गई। जब स्टेज पर अतुल और गायत्री एक साथ बैठे हुए थे, उस वक्त अनामिका की नजरें किसी और पर जाकर जम सी गई। वह इंसान काफी हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। अनामिका अपने आप को उस आदमी के पास जाने से ना रोक पाई। वह उस आदमी के पास गई और उस आदमी के पास जाकर अनामिका ने अपने बालों की एक लट को घुमाते हुए कहा, आपने कुछ भी नहीं लिया? जी नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे महसूस होगा तो मैं खुद ब खुद ले लूंगा। आप जाकर आपकी बहन के साथ रहिए, भाभी को आपकी जरूरत है। अर्जुन ने अनामिका की ओर देखा और जवाब देकर वहां से चला गया। अनामिका को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अनामिका बहुत ही सुंदर लग रही थी। पिंक कलर के लहंगे के साथ उसने काफी सुंदर मेकअप भी किया हुआ था। उसने अपने बालों को काफी अच्छे से स्टाइलिश तरीके से बांधा हुआ था। अर्जुन के जाते ही अनामिका वापस गायत्री के पास आकर खड़ी हो गई। अनामिका स्टेज से ही सभी लोगों की ओर देख रही थी। वहां खड़े हुए काफी बाराती अनामिका की ओर देख रहे थे और अनामिका सिर्फ अर्जुन की ओर। सब बारातियों में सिर्फ एक ही इंसान था जिसकी नजर अनामिका पर नहीं थी, और वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जो सबसे अलग खड़ा होकर फोन पर ही बात कर रहा था। कुछ ही घंटों में शादी की धीरे धीरे सभी रस्में पूरी हो गई और अब विदाई होने की रस्म बाकी थी। गायत्री बार बार शिवांगी को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवांगी के फोन पर रिंगटोन जा रही थी, लेकिन शिवांगी फोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ शिवांगी आराम से सो रही थी। दी, आपकी विदाई का समय हो गया है, और वैसे भी आपको पता है ना वह कितनी बिजी होती है। भूल गई होगी आपको कॉल करना। जब उसे याद आएगा तो वह खुद ब खुद आपको कॉल कर लेगी, और शायद आपकी मिस कॉल भी देख ले। हमें बाहर चलना चाहिए, सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, अनामिका ने कहा। अनामिका की बात मानकर गायत्री ने फोन नहीं किया और बाहर चली गई। सभी की आंखों में आंसू थे। गायत्री भी अपने माँ के गले लगकर रो रही थी, पर उसने अपनी माँ से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मेरी सीवी से बात नहीं हुई है। आपके पास फोन आए तो उसे कह देना मुझसे बात कर ले। ठीक है बेटा, मैं कह दूंगी। अब अपने घर जाओ। 15 मिनट के अंदर अंदर अब उस जगह पर पूरी तरह से शांति हो चुकी थी। सभी मेहमान जा चुके थे और जो रह गए थे वह जाने की तैयारी कर रहे थे। नई बहू का काफी अच्छी तरह से स्वागत किया गया। गायत्री के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक और गम था। शिवांगी जब सोकर उठी तो शाम के 6 बज चुके थे। टाइम देखते ही उसने अपना फोन ढूंढा। जब उसने अपने फोन का लॉक खोला तो ना जाने कितने ही कॉल उसकी बहन गायत्री की आई हुई थी। उसने जल्दी से कॉल लगाया। दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठाया। शिवांगी ने जल्दी से कहा, आई एम सो सॉरी दीदी, मैं सो गई थी। जी, आप कौन? दूसरी तरफ से अजनबी सी आवाज आई। शिवांगी ने कुछ कहा ही था कि तभी पीछे से रागिनी ने शिवांगी को गले लगाते हुए कहा, अनामिका दी। मुंह पर उंगली रखकर शिवांगी ने जल्दी से रागिनी को चुप होने के लिए कहा। रागिनी ऑफिस से आ चुकी थी। उसे लगा कि शिवांगी अनामिका से बात कर रही है, इसलिए वह आकर उससे पूछने लगी, लेकिन शिवांगी के चुप रहने का इशारा पाकर वह चुप हो गई। दूसरी तरफ अनामिका का नाम सुनते ही अर्जुन गुस्से में आ गया और वह बोलने लगा, आपको प्रॉब्लम क्या है? आप बिना मतलब क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही है? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? शिवांगी को अर्जुन के बोलने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर भी वह काफी नॉर्मल होकर बोली, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे अपनी दीदी से बात करनी है। आपसे बात करने में मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आपको लगता है मुझे है आपसे बात करने में दिलचस्पी? ना जाने कहां से आपको मेरा नंबर मिल गया और कॉल करके मुझे परेशान कर रही है। अर्जुन गुस्से से बोला।
देखिए मिस्टर, मुझे नहीं पता आपको क्या गलतफहमी हो रही है, लेकिन मुझे अपनी दीदी से बात करनी है। आप करवा सकते हैं तो बता दीजिए, वरना मैं बाद में कॉल करूंगी। बस उनको इतना बता दीजिएगा कि उनकी बहन का कॉल आया था। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था, इससे पहले ही शिवांगी ने कॉल काट दिया। पानी पी रही रागनी ने जब शिवांगी के चेहरे पर गुस्सा देखा तो वह पानी पीते हुए ही उसके पास आई और उसे देखकर कहने लगी, क्या हुआ, किस बात पर इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई? दीदी से बात नहीं हुई क्या? मुझे तो यह नहीं पता कि दीदी ने आखिर अपना फोन किसको दे दिया है, जिसको किसी से बात करने की तमीज नहीं है। बेवकूफ कहीं का। पानी का गिलास अपने सामने से हटाते हुए शिवांगी गुस्से से बोली। अर्जुन के बोलने का तरीका सच में उसे बहुत वियर्ड लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कर भी क्या दिया था जो अनजान इंसान उसे इस तरह से बोल रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन के ख्याल भी शिवांगी के लिए कुछ अलग नहीं थे। वह भी फोन की ओर देखते हुए, अजीब लड़की है, पूरी शादी में पहले तो उसने मुझे परेशान करके रख दिया और अब फोन पर भी मेरा जीना हराम करके रख दिया है। भाभी की बहन नहीं होती तो ना जाने आज मैं क्या ही कर देता। अर्जुन ऐसी सोच में था कि उसे महसूस हुआ कि उसके कोई शेरवानी खींच रहा है। उसने जब अपनी शेरवानी की तरफ देखा तो एक 4 साल का बच्चा था जो उसकी शेरवानी खींच रहा था। वह बच्चा अपनी तोतली आवाज में बोला, मामू, मामी का फोन दे दीजिए। क्या रहा आपका फोन? अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को देखा जो सेम उसी के फोन की तरह लग रहा था, पर असल में उसका फोन नहीं था। अर्जुन ने उस बच्चे से अपना फोन लिया। आप जाओ बच्चों के साथ खेलो, मामी को मैं फोन दे दूंगा। वह बच्चा अर्जुन के हाथ में फोन देकर वहां से भाग गया। अर्जुन ने एक बार उस फोन की तरफ देखा जिस फोन पर उसने अभी अभी बात की थी और दूसरी बार उसने उस फोन पर नजर घुमाई जो अभी उसे 4 साल का बच्चा देकर गया था। अर्जुन चुपचाप अपनी भाभी गायत्री के पास फोन लेकर पहुंचा। गायत्री जो मिसेस शेखावत के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अर्जुन ने गायत्री का फोन गायत्री की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाभी, आपका फोन लगता है चेंज हो गया था और आपकी बहन का कॉल भी आया है, बात कर लीजिएगा। बहन का नाम सुनते ही गायत्री के चेहरे पर चमक आ गई और उसने जल्दी से फोन लिया और लास्ट फोन नंबर को डायल कर लिया। फोन नंबर को देखते हुए पहले तो गायत्री को समझ नहीं आया, फिर भी गायत्री ने नंबर डायल कर दिया। कुछ देर रिंग बजने के बाद फोन उठाया गया। दूसरी ओर से एक जानी पहचानी आवाज ने गायत्री के चेहरे पर मुस्कान ला दी। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें टाइम मिल गया अपनी दीदी से बात करने का? मुझे तो लगा था वहां जाकर अपनी दीदी को भूलने ही वाली हो। कैसी बातें कर रही हो दीदी, आपको भी भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे तो आपकी फिक्र हो रही थी, कहीं शादी के बाद आप न भूल जाए। शिवांगी ने भी तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें पूरी शादी में बहुत मिस कर रही थी। सॉरी दी, इसलिए तो अनामिका दीदी को आपके पास छोड़कर आई थी। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेसन। शिवांगी ने जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए कहा। वह बार बार उस सिचुएशन को याद नहीं करना चाहती थी। वैसे एक बात पूछूं, आपका फोन किसके पास था? शिवांगी ने फिर से सवाल किया, जिसका जवाब गायत्री ने नॉर्मली दिया, मेरे देवर के पास। इस वक्त कहाँ है? मेरे सामने। गायत्री ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, तो फोन स्पीकर पर कीजिए, मुझे उनसे कुछ कहना है। शिवांगी ने कहा। गायत्री ने फोन स्पीकर पर कर दिया, लेकिन वह सिकन भरी नजरों से अर्जुन की ओर देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, मेरी दीदी के देवर, इतने भी हवा में मत उड़ा कीजिए कि हर कोई आपके ही पीछे हो। मैंने आपको पहले भी कहा था और इस बार भी कह रही हूँ कि मैंने फोन अपनी दीदी से बात करने के लिए किया था, ना कि आपको परेशान करने के लिए। और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि मैंने आपको शादी में परेशान किया, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं शादी में मौजूद ही नहीं थी। आइंदा से किसी पर नाराज होने से पहले कम से कम सामने वाले की बात पूरी सुन लीजिएगा। और इतना कहकर शिवांगी ने फोन वापस रख दिया। वहां बैठे हुए सभी लोग अर्जुन की ओर देखने लगे। आज पहली बार था कि अर्जुन को किसी ने सुनाया था। मिसेस शेखावत, अतुल आंखें फाड़ कर अर्जुन की तरफ देख रहे थे। उनके लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी कि कोई अनजान इंसान अर्जुन के इस तरह से इंसल्ट कर सकता है, और बेचारा अर्जुन उसके सामने कुछ कह भी नहीं पाया। अर्जुन तो खुद हैरान था कि आज उसकी किसी ने इस तरह से बेइज्जती की थी, और वह भी अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के सामने। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह किसी की आंखों में भी देख सके, पर फिर भी उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और धीरे से गायत्री से पूछा,
यह कौन सी बहन है आपकी भाभी? क्या यह सच में शादी में नहीं थी?